वेलकम, नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक एकेडमी का ये ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम यूपी टेट एग्जाम 2026 के अकॉर्डिंग महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर आपके लिए आ गए हैं। आज की वीडियो में पूरे 30 प्रश्नों को कवर करेंगे और 30 प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का सर्वप्रथम पहला प्रश्न है दोस्तों, याद रखेंगे। पहला प्रश्न है कि क, ग, ज और फ ध्वनियाँ किसकी हैं। याद रखेंगे, संस्कृत भाषा की हैं कि आपकी अरबी फारसी भाषा की हैं कि अंग्रेजी की हैं कि दक्षिणी भाषाओं की है। आपको बता दें, याद रखिएगा, जिस भी व्यंजन के पीछे, याद रखेंगे, जिस भी व्यंजन के जो नीचे होता है अगर बिंदु लगा होता है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं। याद रखेंगे, इसको हम लोग नुक्ता व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, याद रखेंगे, जिस भी व्यंजन के नीचे इस प्रकार का बिंदु लगा होता है ना, इसको हम लोग नुक्ता व्यंजन का नाम देते हैं। और आपको एक बात और बता रहे हैं दोस्तों, याद रखिएगा, जो ये क देख रहे हैं ना, क के नीचे बिंदु लगा, ग के नीचे बिंदु लगा, ज के नीचे बिंदु लगा और फ के नीचे बिंदु लगा, इसको हम लोग नुक्ता व्यंजन का नाम देते हैं। और यह आपके अरबी फारसी भाषा से लिए जाते हैं। याद रखेंगे, इनको अरबी फारसी भाषा से इसकी उत्पत्ति होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कई बार ऐसे प्रश्न बनते हैं, केवल आपको क ले लेगा, ग ले लेगा, ज ले लेगा या ज फ ले लेगा, मतलब दो वर्ड ले लेता है और पूछ लेता है कि यह कौन सी भाषा से लिया गया है, तो अरबी फारसी से। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला है दोस्तों, आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से ब वर्ड का वैशिष्ट बताना है कि मतलब जो ब वर्ड है ना, इसका उच्चारण क्या है या ब वर्ड की पहचान क्या है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखिएगा, सबसे पहले जो ब है ना, याद रखेंगे, जो ब है ना, ये कौन से वर्ग का ये वर्ण है, तो ये प वर्ग का है। तो याद रखेंगे, यहाँ पे प लिखेंगे, यहाँ पे फ लिखेंगे और दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पे हम लोग ब लिखेंगे और ये अब हम भ लिखकर और म लिखेंगे। ठीक है, अब इसको हम नंबरिंग करते हैं, 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और दोस्तों ये 4 नंबर और दोस्तों ये 5 नंबर। आपको पता है कि जो आपके अल प्राण का सूत्र होता है वह 1 3 5 होता है और ब क्या है दोस्तों, ये ब जो है आपका अल प्राण है। सबसे पहले आप लोग चीजों को देखेगा, ये अल प्राण, यहाँ भी अल प्राण, यहाँ भी अल प्राण और दोस्तों यहाँ भी अल प्राण, और ये डी वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अब देखिएगा, यहाँ पे क्या है दोस्तों, आप लोगों को पता है कि ये दोस्तों याद रखेंगे, 1 और 2 जो वर्ण होते हैं ये आपके अघोष होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, अघोष होते हैं। और इसके बाद आपका 2 नंबर, 3 नंबर और इसके बाद आपका 4 नंबर और 5 नंबर, 2 नंबर नहीं रहेगा, 2 नंबर तो आपका अघोष है, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ये आपका दोस्तों आपका घोष होता है। राइट बात। अब देखिएगा, ब कै नंबर पर आ रहा है, बै 3 नंबर पर आता है, मतलब एक क्या है दोस्तों, घोष है। तो जब एक घोष है तो यहाँ भी घोष दिया, यहाँ पे क्या दिया दोस्तों, अघोष दिया और यहाँ पे भी क्या दिया दोस्तों, अघोष दिया। तो आपको क्या देखना है, आपको यही चीज देखना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो आप लोग देखिएगा, एक घोष है, क्या है दोस्तों, घोष है और घोष एक ही जगह पे आया है। तो अल प्राण और घोष और स्पर्श व्यंजन क्या कहलाते हैं, आपको बता दूं, क से लेकर आपके म तक के जितने वर्ण होते हैं ना, उनको स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। और यह दंतोष्ठ है। और निरुनासिक का मतलब क्या होता है, निरुनासिक का मतलब होता है वे वर्ण जिनके उच्चारण में हवा केवल मुख से निकलती है, इसको हम लोग निरुनासिक बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आप लोग चीजों को ध्यान रखिएगा। मैं आपको बताऊं, यहाँ पे बताइएगा दोस्तों, क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। ठीक है, च वर्ग का क्या होता है दोस्तों, तालु होता है। ठीक है, ट वर्ग का क्या होता है, आपका मूर्धा होता है। ठीक है, त वर्ग का क्या होता है, आपका दंत होता है। प वर्ग का क्या होता है दोस्तों, आपका ओष्ठ होता है। इस प्रकार आप चीजों को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तत्सम शब्द कि देशज शब्द कि तद्भव शब्द कि संकर शब्द, क्या बोलते हैं, आपको यही बताना है दोस्तों। तो याद रखिएगा, वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, उनको हम लोग क्षेत्रीय शब्द या क्षेत्रीय भाषा का शब्द बोलते हैं, या उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, देशज शब्द बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि यह आपके क्षेत्रीय भाषाओं से इनको कैलकुलेट किया जाता है, लिया जाता है। जैसे आप लोगों को पता है ना, जैसे याद रखेंगे, कई बार ये प्रश्न बनता है कई जगह पे, लोटा, लोटा कौन सी भाषा से लिया गया, तो यह देशज शब्द है, यह क्षेत्रीय भाषाओं से लिया गया है। लोटा हो गया, बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहता है, आपको बता दें, डिबिया हो गया। और इसके बाद दोस्तों याद रखेंगे, एक खिचड़ी, खिचड़ी भी क्या है दोस्तों, देसी शब्द है। और इसके बाद आपका कटोरा हो गया, आपका पगड़ी हो गया, ये सभी आपके देशज शब्द होते हैं। इस बात को याद रखेंगे। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं, 4 नंबर की बात करते हैं। खंडहर और लुटेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय जो होते हैं प्यारे मूल शब्द के पीछे लगते हैं, पीछे जो लगते हैं शब्द उन्हीं को बोलते हैं दोस्तों प्रत्यय। आप इसको याद रखिएगा और ये बात ध्यान रखिएगा, जो खंडहर है याद रखेंगे, खंडहर में आपका याद रखेंगे, खंड में आपका हर प्रत्यय लगा और याद रखेंगे लुट में आपका एरा प्रत्यय लगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला 5 नंबर की बात करते हैं दोस्तों। 5 नंबर कह रहा है अलमारी। याद रखेंगे अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो जो आपका अलमारी है ना, याद रखेंगे ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है। याद रखेंगे यह पुर्तगाली भाषा से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक बार याद रखेगा, अभी जो बहुत चर्चाओं में एक प्रश्न रहता है जो कई बार मैंने देखा हूं, कई जगह पूछा है, रिक्शा। ये आप बताइएगा कि रिक्शा, ये आपका कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा कि रिक्शा किस भाषा से लिया गया शब्द है। चलिए आप जो हैंगे मैं बता दे रहा हूं, यह जापानी भाषा से लिया गया है रिक्शा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, चर्चाओं में प्रश्न रह रहा है इस समय। आगे देखते हैं, संकर शब्द का अर्थ क्या होता है? संकर शब्द किसे कहते हैं ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा, संकर शब्द का जब आप लोग डेफिनेशन पढ़े होंगे, परिभाषा पढ़े होंगे, तो वहीं से पढ़े होंगे कि दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने शब्द को तत्सम शब्द बोलते हैं। ये बात याद रखेंगे, दो अलग अलग भाषाओं से या शब्दों से मिलकर बनते हैं, इनको हम लोग संकर शब्द बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी प्यारे आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और आपको मैं बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है संकर शब्द के जो कुछ एग्जाम्पल होते हैं, बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखिएगा। जैसे मैं कह दूं टिकट घर, याद रखिएगा दोस्तों, टिकट घर, घर जो है ना वह हिंदी भाषा का शब्द है। किस भाषा का है? हिंदी भाषा का है। लेकिन जो टिकट है दोस्तों, याद रखेंगे ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। किस भाषा का? अंग्रेजी भाषा का। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको एक और बता दूं, रेलगाड़ी, याद रखेंगे रेलगाड़ी। जो रेलगाड़ी शब्द आप लोग देख रहे हैं ना, जो रेल है ना, रेल, ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। किस भाषा का है दोस्तों? अंग्रेजी भाषा का। लेकिन जो गाड़ी शब्द आप लोग देख रहे हैं ना, ये गाड़ी शब्द कहां से लिया गया है? तो यह हिंदी भाषा का शब्द है, ठीक है। इस प्रकार जो रेलगाड़ी है संकर शब्द होगा। और दोस्तों ये टिकट घर भी क्या होगा? संकर शब्द होगा। संकर शब्द में इसको पहचान कैसे करते हैं कि दो भाषाओं के शब्द, दो शब्द होंगे, दो भाषाओं के शब्द को एकजुट कर दीजिएगा तो इसको संकर शब्द का हम लोग नाम देते हैं, ठीक है। बड़ा सा होता है, इसको ऐसे ध्यान रखिएगा ट्रिकली माध्यम से। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से संज्ञा शब्द कौन है? और संज्ञा आपको बताएं, हर बार संज्ञा से एक प्रश्न का बनता है। संज्ञा आपके मूल रूप से 5 प्रकार की होती है। और मैंने बताया था दोस्तों कि अगर आपको कहीं व्यक्तिवाचक संज्ञा पूछे कि इसमें से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, आप तुरंत आपके मन में हो जाना चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान, किसी समुद्र का, किसी पठार का, किसी पहाड़ का नाम अगर लेकर पूछे ना, तो उसमें कहिएगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर किसी का नाम लेकर पूछे, याद रखेंगे नाम लेकर पूछे, जैसे कि अगर लड़का लेकर पूछे ना, तो लड़का आपका जातिवाचक होगा, लेकिन लड़के का नाम लेकर पूछे तो वह व्यक्तिवाचक होगा, ठीक है। ये बात को याद रखेंगे। अब जातिवाचक की बात करें तो इसमें समूह की बात होती है, एक विशेष समूह। जैसे कि मान लीजिए कई लड़के हैं और लड़का पूछ दिया, जैसे राष्ट्रपति पूछ दिया, प्रधानमंत्री पूछ दिया, तो ये सभी जातिवाचक हो गए। लेकिन अगर प्रधानमंत्री का नाम लेकर कहता है तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएंगे, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब यहीं पे भाववाचक की बात करें। भाववाचक में क्या होता है? भावनाएं प्रकट की जाती है, ठीक है। भाववाचक में क्या होता है दोस्तों? भावनाएं प्रकट की जाती है। जैसे कि कुछ आप खा रहे हो, मीठ लग रहा हो, तो आप बोलते हैं कि इसमें मिठास है, वो भी भावना है, ठीक ना। कोई चीज़ें अच्छी दिख रही हो तो आप कहते हैं वो बहुत अच्छी चीज़ है, वो भी भावना है। आप जैसे चल रहे हो, चला नहीं जा रहा हो, तो आप कहते हैं कि हमें चला नहीं जा रहा, तो वो भी भावना है, ठीक ना। आप कह रहे हैं कि मेरा बुढ़ापा आ गया, तो आप भी अपनी भावनाओं को प्रकट कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप बीमार हैं तो आप भी कह रहे हैं कि अपनी भावनाओं को प्रकट कर रहे हैं कि आप बीमार हैं, ठीक है। तो इस बात को याद रखेंगे, भाववाचक संज्ञा होती है, ठीक है। यहां पे प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से संज्ञा शब्द कौन सा? ये आपको बताना है। गंगा, ये देखेगा पुराना, और ये नीला, और ये मोटा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आपको मैं प्रत्येक ऑप्शन को बता रहा हूं। ये देखिएगा, जो पुराना शब्द देख रहे हैं, जो नीला शब्द देख रहे हैं, और जो मोटा शब्द देख रहे हैं, ये सभी क्या है दोस्तों? विशेषण है। विशेषण क्या होते हैं? जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं। तीनों क्या है दोस्तों? ये तीनों आपके विशेषण हैं। ये बात को याद रखेंगे क्योंकि ये संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो गंगा है ना, गंगा क्या है दोस्तों? गंगा संज्ञा है। और आप बताइएगा, अगर यही नदी कहता तो नदी क्या हो जाती? नदी आपकी जातिवाचक हो जाती। लेकिन नदी का नाम बताया है दोस्तों, नदी
का नाम लिया है, एक नदी है जिसका नाम है गंगा, और आपको बताए हैं कि जब कहीं पे किसी का नाम लेकर कहे तो तुरंत आप कहेगा कि ये कौन सी संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। रिक्वेस्ट करेंगे आपसे, बहुत मेरा विनम्र निवेदन रहेगा कि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मत करिएगा, अगर वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनको ये वीडियो मिल जाए और उनकी भी तैयारी प्रॉपर तरीके से हो सके। चलिए आगे चलते हैं। 8 नंबर प्रश्न की बात करते हैं कि बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है। याद रखेंगे कोई व्यक्ति है जो अपनी भावनाओं को प्रकट कर रहा है, बुढ़ापा, ठीक ना, तो बुढ़ापा में क्या होगा, आपका भाववाचक संज्ञा होगा। इस बात को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नीलगाय में कौन सा समास है, याद रखेंगे, याद रखेंगे। जब भी आपको समास देना दोस्तों तो आप लोग क्या करिएगा, समास विग्रह करिएगा। क्या करिएगा दोस्तों, सबसे पहले समास विग्रह करिएगा, उस समास को तोड़िएगा, ठीक ना, याद रखेंगे। समास को क्या करिएगा प्यारे, तोड़ने का प्रयास करिएगा। और आपको मैं बता रहा हूं बिल्कुल आसान तरीके से कैसे पहचान करेंगे। नीलगाय, याद रखेंगे, नीला है जो गाय, याद रखेंगे इसका क्या होगा, नीला है जो गाय। याद रखेंगे गाय की क्या बता रही है दोस्तों, विशेषता बता रही है कि गाय कैसी है दोस्तों, नीला है। और एक समास मैंने आपको बताया है कि जहां पे विशेषण और विशेषता, विशेष जैसी चीजें आ जाए वहां पे कर्मधारय समास होता है। क्या होता है दोस्तों, कर्मधारय समास, इसमें विशेषण और विशेषता जैसे चीज आते हैं। द्विगु समास आपका क्या होता है, जहां कहीं भी संख्या की बात करें, संख्यावाची हो, वहां पे आपका द्विगु समास होता है। जैसे कि आप लोग चौराहा का देखे हैं, इसमें होता है, ठीक ना। आगे देखिएगा, अव्ययी भाव समास में क्या होता है, अव्ययी भाव समास में उपसर्ग लगा होता है, पहला शब्द अव्यय होता है, वहां पे अव्ययी भाव समास होता है। तत्पुरुष समास में विभक्ति का लोप होता है। याद रखेंगे क्या होता है दोस्तों, विभक्ति का लोप होता है, वहां पे तत्पुरुष समास होता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए आपको आगे बताते हैं। यहीं पे मैं लगे हाथ आपको बता दूं, बहुब्रीहि समास क्या होता है। बहुब्रीहि समास वह समास होता है जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, इसमें तीसरे पद की प्रधानता पाई जाती है। जैसे लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, अर्थात क्या, भगवान गणेश। तो याद रखेंगे यहाँ पे कोई प्रधान पद नहीं है, प्रधान पद क्या होंगे तो गणेश जी होंगे, याद रखिएगा। यहीं पे मैं आपको एक और समास बच रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों द्वंद्व समास। और द्वंद्व समास क्या होता है, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, उसको हम द्वंद्व समास बोलते हैं। इसमें बीच में योजक चिन्ह लगा होता है और इसको जब तोड़ते हैं तो और चिन्ह आता है, याद रखेंगे, और आता है। जैसे आप लोगों को बता दूं, माता और बीच में डैश लगा के योजक चिन्ह लगाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं पिता, और जब इसका समास विग्रह करते हैं तो माता और पिता बोलते हैं। और जहां कहीं भी योजक चिन्ह आ जाए दोस्तों उसको बोलिएगा कि क्या है दोस्तों, द्वंद्व समास है। जहां कोई पद प्रधान न हो वहां पे बहुब्रीहि समास होता है। जहां पे समास में संख्यावाची शब्द को डिनोट करे तो वहां पे द्विगु समास होता है। जहां पे विशेषण और विशेष जैसी चीजें आती है वहां पे कर्मधारय समास होता है। और जहां पे उपसर्ग लगा हो, पहला पद अव्यय हो, वहां पे अव्ययी भाव समास होता है। और जहां पे दोस्तों याद रखिएगा, जहां पे विभक्ति का लोप हो, वहां पे कारक चिन्ह जैसे आते हो, वहां पे तत्पुरुष समास होता है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। हानि लाभ में कौन सा समास होगा, आप बताइएगा। मैंने बताया कि जहां पे योजक चिन्ह लगते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं द्वंद्व समास। क्या बोलते हैं दोस्तों, द्वंद्व समास बोलते हैं। तो याद रखेंगे हानि लाभ में क्या होगा, द्वंद्व समास होगा, द्विगु समास नहीं होगा, क्योंकि इसमें संख्यावाची नहीं है, इसमें योजक चिन्ह नहीं है, इसमें बहुब्रीहि समास नहीं है। याद रखेंगे तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों आपको पता है इसमें कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास है। याद रखिएगा द्वंद्व समास है। योजक चिन्ह मिल गया, हानि और लाभ, इसको समास विग्रह तोड़िए और शब्द आ रहा है तो आप लोग इसको कहिएगा द्वंद्व समास है, राइट बात। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। आपसे एक बार और करेंगे कि लाइक करने में समय नहीं लगता है, बिल्कुल एक बटन को क्लिक करना है, लाइक हो जाता है, जिससे मुझे मोटिवेशनल मिलता है और आपको ऐसे ही वीडियो, ऐसे ही प्रॉपर वीडियो मिलती रहेगी। इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक करके हमारे मोटिवेशन को जागृत करिए। आगे देखते हैं, चंद्रशेखर शब्द में कौन सा समास है। याद रखिएगा समास को पहचानने का सबसे बेस्ट जो पर्पज, उद्देश्य, तरीका है आप लोगों को बता दूं दोस्तों, आप इसका समास विग्रह करिएगा। चंद्रशेखर, याद रखेंगे चंद्र पर है, याद रखेंगे जिनके, जो शेखर मतलब कि सिर पर चंद्रमा जैसी कुछ चीजें हैं उन्हीं को चंद्रशेखर बोलते हैं। और आपको बता दें चंद्रशेखर क्या है दोस्तों, तो इसका जो प्रधान पद होगा वह भगवान शिव होगा, जिनके सर पर चंद्रमा है।
याद रखेंगे इस तरह हम इसको तोड़ते हैं। और आपको पता है कि चंद्रशेखर में जब शिव आ गए प्रधान पद तो इसमें बहुब्रीहि समास होगा, इस बात को आप लोग याद रखेंगे, बहुब्रीहि समास होगा। आगे देखते हैं त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास होगा, याद रखेंगे मैं आपको बता रहा हूं त्रिवेणी, त्रिवेणी में 3 शब्द से आया है, तो त्रिवेणी में कौन सा समास होगा, इसमें संख्यावाची है तो आप तुरंत कहेगा इसमें द्विगु समास है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहीं पे प्रैक्टिस की क्यों जरूरत पड़ती है आपको बता रहे हैं। त्रिलोचन, याद रखेंगे त्रिलोचन, त्रिलोचन में कौन सा समास होगा। बहुत से लोग होंगे जो कहेंगे कि द्विगु समास होगा, लेकिन नहीं। त्रिलोचन को जब तोड़िएगा कि याद रखेंगे 3 है जिनके लोचन, या त्रिलोचन 3 है जिसके लोचन, मतलब कि आंख की बात कर रहा है दोस्तों। और किनके त्रिलोचन है तो भगवान शिव के हैं, तो याद रखेंगे त्रिलोचन में आपका क्या होगा, इसमें आपका बहुब्रीहि समास होगा। इस तरह चीजों को याद रखेंगे, ये प्रैक्टिस की चीजें हैं, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं वादी का विलोम शब्द क्या होता है। आप लोग देखते हैं कोर्ट कचहरी शब्द है वादी, और वादी का विलोम शब्द होता है प्रतिवादी। याद रखेंगे वर्सेज, 2 पक्षों के बीच कोई मुकदमा चलाया जाता है तो एक जो पक्ष होता है वादी होता है और दूसरा पक्ष क्या होता है दोस्तों, प्रतिवादी होता है। तो क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों कौन गलत युग्म है, ये आपको छांटना है। और गलत युग्म किसका है दोस्तों, विलोम शब्द का है। मुक और वाचाल, मुक का मतलब जो बहुत कम बोलता हो, यहां से भी चीज याद रखेगा, बहुत चर्चाओं में प्रश्न रहता है। मुक का मतलब होता है जो बहुत कम बोले और वाचाल का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा बोले, तो मुक का वाचाल, तो बात तो सही है दोस्तों, विलोम शब्द हो गया। यहां पे देखिएगा छली का बहिरंगी, और ईश्वर का अनेश्वर, और अभिक का अनभिक, क्या होगा यही आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे जब इस चीजों को देखिएगा गलत युग्म आपको बताना है तो मुक का वाचाल होगा, बिल्कुल होगा। छली का बहिरंग होगा, बिल्कुल होगा। अभिक का अनभिक होगा, बिल्कुल होगा। और ईश्वर का अनेश्वर, याद रखेंगे। आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि अभिक का अनभिक होता है, बात तो सही है, युग्म सही है। मुक का वाचाल होता है, बात सही है। और यहाँ पे देखिएगा ईश्वर का अनेश्वर होता है, ये भी बात सही है। लेकिन छली का बहिरंग नहीं होता है, याद रखेंगे बहिरंग का अंतरंग होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका युग्म गलत है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह आप चीजों को याद रखेंगे। छली का क्या होता है दोस्तों, छली का निश्चल होता है, याद रखेंगे। छली का जो विलोम शब्द क्या होता है आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूं, छली का जो विलोम शब्द होता है वह आपका निश्चल होता है। क्या होता है, निश्चल होता है, ये बात को याद रखें। छली का बहिरंग नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं रिजु शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। रिजु का विलोम शब्द वक्र होता है, याद रखेंगे। इस तरह चीजों को याद रखेगा। रिजु का क्या होगा, वक्र होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं व्योम का परिभाषित शब्द नहीं है, याद रखेंगे। व्योम का मतलब अंतरिक्ष होता है, व्योम का मतलब नभ होता है, अंबर होता है, शून्य होता है। तो इसका परिभाषित शब्द कौन नहीं होगा, पीयूष नहीं होगा। पीयूष का मतलब होता है दोस्तों अमृत सुधा, याद रखेंगे। अमृत का एक परिभाषित शब्द होता है, अमृत का, सुधा का, ये बात को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं बाधा डालना, मुहावरे का अर्थ क्या है ये आपको बताना है दोस्तों। तो जो बाधा डालना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, जैसे नहीं देखते हैं कि कोई कार्य कर रहा होता है और कोई उसमें बाधा डाल रहा होता है, ठीक ना। तो बाधा डालना का मतलब होता है पाला पड़ना, नहीं दोस्तों, इसकी भावनाओं को पकड़ने का प्रयास करिए। रोड़ा अटकाना, कि बरस पड़ना, कि अपने दांतों में जीभ होना। अब दांतों में जीभ होना ये नहीं होगा, और देखिएगा ये बिल्कुल नहीं होगा। अब देखिएगा ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा बाधा डालना का मतलब बरस पड़ना होगा कि रोड़ा अटकाना होगा। बरस पड़ना, अगर देखिएगा कोई कार्य हो रहा हो और सूर्य जब आपका आकाश से पानी बरसने लगता है तो वहां भी बाधा पड़ती है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी आपका राइट नहीं होगा। इसका जो अर्थ निकल कर आता है ना, जो मुहावरा प्रयोग होता है ना, रोड़ा अटकाना के भाव में होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट होगा। बाधा डालना का मतलब रोड़ा अटकाना, मतलब किसी कार्य में रोड़ा बन जाना। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं अंधेर नगरी का अर्थ क्या होता है। मुहावरा से प्रश्न बनते हैं, और जब मुहावरा से बनते हैं तो मुहावरा के अर्थ को जानना होगा कि अंधेर नगरी का अर्थ क्या होता है। राज्य विहीन स्थान होता है, कि आपका अन्याय की जगह होता है, जहां अंधेरा उसे बोलते हैं, कि सुनसान जगह को बोलते हैं। आपको बता दें सब लोग इसके आंसर को जानते होंगे। अंधेर नगरी, अंधेर राजा, टकेसर भाजी, टकेसर खाजा। आपको पता है कि अंधेर नगरी, अंधेर का मतलब यहां पे है दोस्तों अन्याय से,
ठीक ना, याद रखेंगे। आप लोग देखते हैं इसका प्रयोग करते हैं कि भगवान के दरबार में देर है अंधेर नहीं है, मतलब वहां से हमको न्याय मिलेगा। तो अंधेर नगरी का अर्थ क्या होता है दोस्तों, अन्याय की जगह। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखेंगे। पुनः आपसे रिक्वेस्ट होगा वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करिएगा और पूरा लास्ट तक आप लोग वॉच करिएगा, क्योंकि एक से अधिक और अच्छे अच्छे प्रश्नों का संग्रह आज की वीडियो में आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए 19 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 19 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ क्या है ये बताना है। याद रखिएगा, आप लोग देखते हैं कि लुका छिपी का खेल जब होता है तो जब चोर और सिपाही के बीच का खेल होता है तो सिपाही, चोर भागता है, सिपाही उसको पीछा करता है, तो वहां पे इस मुहावरे का हम लोग प्रयोग करते हैं कि अगर तू डाल डाल तो मैं पात पात, मतलब कि अगर तू डाल डाल जाएगा ना तो मैं उस पत्ती पत्ती तक चला जाऊंगा, मतलब मैं तुमसे एक कदम आगे रहूंगा। तो क्या होता है, तू डाल डाल मैं पात पात, दोनों विद्वान हैं, दोनों तत्वज्ञ हैं, दोनों मूर्ख हैं, दोनों चालाक हैं। क्या होगा इसका, तो याद रखेंगे दोनों क्या है दोस्तों, दोनों आपके बहुत चालाक हैं। इस भाष में आता है ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9 2 11 होना मतलब भाग जाना, गुल्लर का फूल होना मतलब दुर्लभ होना, ये सब याद रखिएगा। आगे देखते हैं, पत्थर की लकीर होना, पत्थर की लकीर कहते हैं ना कि पत्थर की लकीर होगी, मतलब मैं जो कह दिया वो कभी मिटने वाला नहीं है। पत्थर की लकीर होना मतलब कठोर होना, कठिन होना, अमिट होना, मिट जाना। मैंने कहा ना कि पत्थर की लकीर होना मतलब कभी ना मिटना। मेरी बातों को नोट कर लीजिए, मैं पत्थर की लकीर खींच रहा हूं, अपने बात से नहीं पलटूंगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, ओठ किस श्रेणी का शब्द है, तद्भव है कि तत्सम है कि देशज है कि विदेशी है, क्या है आप लोग जानते हैं। ओठ और ओष्ठ दोनों चीज आपको मिलते हैं, और ओठ आपका तद्भव है, याद रखेंगे तद्भव शब्द है, और ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ओठ का जो तष्टम होता है क्या होता है दोस्तों, ओष्ठ होता है, याद रखिएगा, ये बातें ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, कपड़ा शब्द किस श्रेणी का शब्द है, ये आपको बताना है, काफी चर्चाओं में रहता है। आपको बता दें, कपड़ा शब्द ये तद्भव भाषा का शब्द है, ऑप्शन नंबर तद्भव शब्द है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और तत्सम इसका करपट होता है, ये भी याद रखेंगे, करपट होता है, बिल्कुल ध्यान से चीजों को याद रखिएगा। आगे देखते हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है क्षेत्र का, ठीक ना। क्षेत्र कैसे लिखते हैं, ये तो काफी आसान है, सभी लोग जानते भी हैं। क्षेत्र को ऐसे लिखते हैं, और क्षेत्र का अर्थ आप लोगों को पता है ना कि इसका क्षेत्र का मतलब होता है इलाका होता है। और कई बार इसका अर्थ मैं देखता हूं जगह जगह पूछता है, क्षेत्र का मतलब इलाका होता है, मैदान होता है, प्रदेश होता है, सब इसके क्या होते हैं दोस्तों, प्रवाचित शब्द होते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, और उसी को बताना है दोस्तों, कौन ऐसा शब्द है जिसकी वर्तनी अशुद्ध है। आप लोगों को पता है, मुझ ऐसे ही लिखते हैं, उज्जवल जो होता है दोस्तों ऐसे ही लिखते हैं। अब बात आ गई दोस्तों कवित्री में, और कवित्री जो शब्द होता है ना दोस्तों, उसको कैसे लिखते हैं, तो इस वर्तनी में अशुद्ध आपको छांटना है, और बिल्कुल आपको तरीके से देखना है। तो अशुद्ध आपका कवित्री है, ये बातें याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अशुद्ध आपका यही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा, क्या होगा, तो जो अपने पद, याद रखेंगे जब किसी को उसके पद से हटाया जाता है तो याद रखेंगे उसको पद मुक्त बोला जाता है, वह पद से मुक्त हो चुका हो, ये भी बात याद रखेंगे। तो जब वो अपने पद से हटता है तो उसको पद मुक्त बोलते हैं, लेकिन वो पद से हटाया गया है तो इस स्थिति में आपका जो करेक्ट होगा वह पदच्युत होगा, याद रखेंगे पदच्युत होगा, वह पद से हटाया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे देखते हैं, जिसके पहले से कोई आशा न हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे, जिसकी कोई सी आशा न हो उसको अप्रत्याशित बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट होगा। आगे देखते हैं, जानने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा, जो जानने की इच्छा रखता हो उसको हम लोग बोलते हैं जिज्ञासा। जिज्ञासा का मतलब होता है जानने की इच्छा रखने वाला, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका भी, इसको ध्यान से देखिएगा। आगे देखते हैं, जिसका शत्रु पैदा न हुआ हो के लिए एक शब्द बताना है। जिसका शत्रु ही न पैदा हो उसको हम लोग अजात शत्रु बोलते हैं, ये बात को याद रखेंगे। जो कभी न मरे उसको अमर बोलते हैं, ये
बात को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो उसको अजात शत्रु बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा, तकनीकी भाषा, किस में रखेंगे? आपको बता दें, जो भारतवर्ष में हिंदी है उसको राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें 14 सितंबर कब दोस्तों, तो याद रखेंगे 14 सितंबर 1949 को लिया गया। इसी कारण 14 सितंबर को आपको हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं और इसका प्रावधान आपका 343 के 1 में मिलता है। ये भी आप लोग याद रखेगा। और जो हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी है, ये भी याद रखेंगे। और चलिए अब हम आगे चलते हैं। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो हिंदी याद रखेंगे सबसे बड़ी जो परिवार भाषा परिवार है जिसको हम लोग बोलते हैं भारत यूरोपीय भाषा, जिसको भारोपी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। तो आज की वीडियो में आपने 30 प्रश्नों को कवर किया। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। दीजिए आज की वीडियो से मुझे विदा। देखते रहिए अभिषेक एकेडमी। धन्यवाद।